जोहार आप सभी को। ये जो जोहार झारखंड सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसमें हमने पिछले वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल तक जो वंश थे उसके बारे में हमने अच्छे से समझा था, डिटेल में समझा था कि जब गुप्त शासन चल रहा था हमारे देश में उस समय झारखंड से कैसा कनेक्शन था। फिर हमने देखा था कि गुप्तोत्तर काल में जब गौड़ वंश की शासन चल रही थी बंगाल क्षेत्र में, उस समय झारखंड से कनेक्शन कैसा था। फिर हर्षवर्धन के समय में झारखंड से कैसा कनेक्शन था, ये सब हमने समझ लिया था। देखिए, लंबे समय तक ये जो क्षेत्र रहा है ना झारखंड, ये आपको पता है जंगल से भरा हुआ रहा है। ये पठारी भाग रहा है तो इसमें काफ़ी जंगल, पहाड़ियाँ, ये सब शुरू से रहा है। तो ये उतना एक्सेसिबल नहीं रहा है किसी भी राजाओं के लिए, बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा आइसोलेट रहा है शुरू से, अगर आप देखें तो। अब अगर आप समझें, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे क्षेत्रीय शासकों का शासन का शुरुआत हुआ, कैसे उनके शासन यहाँ पे शुरुआत हुई। और सभी क्षेत्रीय वंश तो बाद में आए बहुत सारे, लेकिन जो शुरुआत हुई उस दौरान आपको दिखेगा कि जनजातीय शासन से शुरुआत हुई है। तो जो जनजातीय शासन की शुरुआत हुई वो हम समझेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ उस दौरान। देखिए, ये जो समय है ना, ये है लगभग लेटर वैदिक काल का, यानी प्री मौर्यन या कह लीजिए प्री मौर्यन काल का, यानी कि लगभग 5th-6th सेंचुरी BC का है लगभग। देखिए, बहुत इसके बारे में तथ्य मिलता नहीं है एग्जैक्टली कब की बात है, लेकिन लगभग जो बहुत सारी कहानियों से समझ सकते हैं हम, तो लगभग वही समझ में आता है कि ये लेटर वैदिक काल के समय की बात होगी, कि बहुत सारे जब जो जनजाति हैं वो धीरे धीरे आके इस क्षेत्र में बसने लगे थे, झारखंड के क्षेत्र में, जंगल का जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में। और इसी से आपको दिखेगा कि जो मुंडा थे उन्होंने यहाँ पे पेड़ वेड़ काट के उसको रहने योग्य बनाया। तो खुदकट्टी का जो बात आता है बाद में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पे, वो सारी चीज़ें हो रही थी इस क्षेत्र में। देखिए, उससे पहले अगर देखें तो यहाँ पे असुर, बिरहोर, बिरजिया, ऐसे कुछ जनजातीय थे। संथाल परगना में अगर आप देखें तो पहाड़िया, ऐसे कुछ जनजातीय थे जो यहाँ पे बहुत पहले से ही रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि जो बड़े जनजातीय हैं, जैसे कि मुंडा हैं, उरांव हैं, संथाल हैं, हो हैं, इन सभी का लगभग आगमन हमारे क्षेत्र में हो चुका होता है, झारखंड के क्षेत्र में हो चुका होता है। अब जो बात है कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है शासन की इस क्षेत्र में, या कह लीजिए शासन तो नहीं, क्योंकि जो जनजातीय शासन थी वो अभी कह लीजिए कि बाद में जो राजाओं की शासन हुई उससे काफ़ी भिन्न था। वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड था, बहुत ही विकेंद्रीकृत था। लेकिन जो राजाओं का शासन बाद में वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड, यानी कि मोनार्की किस्म का होता था। लेकिन जो जनजातीय शासन थी उसमें काफ़ी कुछ भिन्नताएँ थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्र पे बात चलती थी उनके सारे जो समस्याएं थी उनका समाधान होता था, तो शासन तो चल ही रहा था। अब बात होती है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले जो शासन की शुरुआत हुई वो हुई मुंडाओं की। मुंडा की प्रधानता थी इस क्षेत्र में। तो जो सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की उनका नाम था रीसा मुंडा। रीसा मुंडा ने इस क्षेत्र को, जहाँ पे मुंडाओं का एक बड़ा क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान में झारखंड के, उड़ीसा के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग आपको दिखेगा, एक बड़े क्षेत्र पे अपना शासन स्थापित किया। शासन इन द सेंस कह लीजिए कि प्रधानता स्थापित की। और उन्होंने सुतिया पाहन को मुंडाओं का नेता बनाया। सुतिया पाहन को, जो सुतिया पाहन हुए, उन्होंने उस राज्य की स्थापना की और उस राज्य का नाम दिया सुतिया नागखंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि रीसा मुंडा ने सब कुछ शुरुआत किया, उन्होंने लेकिन चुना कि सुतिया पाहन नेता होंगे मुंडाओं का, और जो सुतिया पाहन हुए उन्होंने उस राज्य का नाम दिया सुतिया नागखंड। अब जो सुतिया नागखंड हुआ, यही आपको दिखेगा कि उन्होंने जो सुतिया नागखंड को 7 अलग अलग गढ़ में विभाजित किया, जिसमें से लोहागढ़, पालुनगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़, मानगढ़, केसलगढ़ और सूरजगढ़, ये 7 गढ़ हुआ करते थे। वर्तमान में आपको समझ में आ रहा होगा कि लोहागढ़ मतलब लोहरदगा का क्षेत्र, पालुनगढ़ मतलब पलामू का क्षेत्र, सिंहगढ़ मतलब सिंहभूम का क्षेत्र, इसी तरह से सारे क्षेत्र का कह लीजिए कि नाम था। और ये अलग अलग गढ़ हुआ करते थे। और इन 7 गढ़ों को फर्दर आपको दिखेगा कि वो 21 परगना में बांटे थे। जैसे होता है देश, राज्य, जिले, उसी प्रकार से जो सुतिया नागखंड था इसको 7 गढ़ में बांटा था, और फिर ये 7 गढ़ आपको दिखेगा कि 21 परगना में बंटे थे। और ये पूरा क्षेत्र में मुंडाओं की प्रधानता थी। अब जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो शासन चल नहीं पाया मुंडाओं का, क्योंकि उसी समय आपको दिखेगा कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और कह लीजिए कि मौर्यन काल की शुरुआत हो गई, तो काफ़ी उथल पुथल इस क्षेत्र में होने लगा, जिसके चलते कि आपको दिखेगा कि बहुत लंबे समय तक शासन नहीं चला। लेकिन जो आखिरी कह लीजिए कि जो नेता हुए मुंडाओं का, उनका नाम था मदरा मुंडा। और यहाँ इनका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
उन्होंने ही शुरुआत कराया था नागवंशी किंगडम का, जो कि आपको दिखेगा सदियों तक शासन करेंगे। तो मदरा मुंडा जो हुए वो मुंडाओं का आखिरी नेता हुए, या कह लीजिए आखिरी शासक हुए उस समय का मुंडा शासन व्यवस्था में। मदरा मुंडा ऐसा कहानी है कि मदरा मुंडा जंगल की तरफ गए थे। उन्होंने एक नाग के फन के नीचे एक बच्चे को देखा और उस बच्चे को उठा के ले आए घर, उसको पाला पोसा। जब वो बड़े हुए तो उनका नाम दिया फणी मुकुट राय। और यहीं से, क्योंकि वो नाग के फन के नीचे मिला था, इसलिए उनका नाम पड़ा फणी मुकुट राय। अब वो जो बच्चा जिनको उन्होंने गोद लिया था मदरा मुंडा ने, उस बच्चे को उन्होंने, यानी कि जब वो बड़े हो गए तब उसको उन्होंने कह लीजिए कि राजा घोषित कर दिया इस क्षेत्र का, छोटा नागपुर क्षेत्र का। और आप कह सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र का जो राजा हुए फणी मुकुट राय, पहले शासक हुए कह लीजिए, उनको मदरा मुंडा जी ने ही बनाया था। उनको उन्होंने ही गोद लिया था पहले। और ये बात है 1st सेंचुरी एडी की, लगभग 67 एडी माना जाता है, लगभग 67 एडी की। अब समझिए यहाँ ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग है ये। देखिए यहाँ पे हालांकि वर्ष को लेके बहुत कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं 10th सेंचुरी एडी लिखा गया है, कहीं 1st सेंचुरी है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन जब आप नागवंशी कुर्सीनामा को देखेंगे, चूँकि राजाओं का कुर्सीनामा होता था जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे सभी राजाओं का 1 by 1 नाम लिखा होता था, और वो आज भी अवेलेबल है नागवंशी राजाओं का अगर आप देखें तो। और उस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस कुर्सीनामा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो 1st सेंचुरी एडी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, 67 एडी से। यानी कि पहले जो शासक हुए, जो पहला राजा हुए छोटा नागपुर का, नागवंशी किंगडम का, उनका नाम हुआ फणी मुकुट राय। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या बात है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड की स्थापना करी थी। अब वही सुतिया नागखंड जो आपको देखिए बड़ा सा क्षेत्र था, उसी में एक गाँव था सुतियाम्बे, बाद में बना है ना, वही सुतिया, उसी से नाम से पड़ा होगा। सिंपल सी बात है, जो कि सुतिया पाहन के नाम से पड़ा होगा और सुतिया नागखंड के नाम से पड़ा होगा। और वही जो गांव सुतियाम्बे हुआ, आपको बाद में दिखेगा कि फणी मुकुट राय की जो राजधानी हुई, जब वो राजा बने नागवंशी का, तो उन्होंने अपना राजधानी सुतियाम्बे को बनाया। और यहाँ से शुरुआत होती है, कह लीजिए आप, नागवंशी शासन की छोटा नागपुर क्षेत्र में। और ये फिर सदियों तक चलता है। आपको दिखेगा 1st सेंचुरी एडी से लेके जब देश आज़ाद होता है हमारा देश, यानी कि 1947 यानी 50 कह लीजिए, चूँकि 50 में संविधान लागू होता है, तब तक आप समझिए कि यहाँ पे शासक नागवंशियों का शासन चला। हालांकि क्षेत्रों में बदलाव आते गए, कभी बड़े क्षेत्र हुए, कभी छोटे क्षेत्र हुए, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव आते गए। वो हम समझेंगे कि बाकी जब और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा आए, जैसे कि सिंहभूम क्षेत्र में अलग शासन शुरू होगा, फिर मानभूम क्षेत्र में अलग शासन शुरू होगा, फिर आपको दिखेगा पलामू क्षेत्र में अलग शासन शुरू होगा। तो इस दौरान आपको दिखेगा बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, कभी इनका उन्होंने कर लिया, कभी नागवंशियों ने किसी और का कर लिया। तो ऐसे कब्जा होते होते कभी क्षेत्र बढ़ता था, कभी घटता था, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंशियों का शासन बहुत लंबे समय तक चला। और आप कह सकते हैं कि 1st सेंचुरी एडी से लेके भारत देश की आज़ादी तक चला शासन। यानी कि 61वें 62वें शासक उनके आखिरी हैं जब आप देखेंगे, जिसमें आपको चिंतामणि शरणनाथ सहदेव दिखाई देंगे। तो यहाँ अभी हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे नागवंशी शासन के बारे में। लेकिन यहाँ तक समझ में आई बात कि जब लेटर वैदिक काल में अलग अलग जनजातियों का यहाँ पे आगमन शुरू हुआ, उसमें से हमने बताया कि बहुत सारे जनजाति हुए, बड़े बड़े, जिसमें मुंडा हैं, संथाल हैं, उरांव हैं, हो हैं, इन सब का आगमन शुरू हुआ। आने के बाद मुंडाओं की प्रधानता बनी क्षेत्र में, और मुंडाओं ने शासन पहला शुरू किया, इसे मुंडा शासन कहा गया। और उसमें हमने बताया कि उसकी शुरुआत रीसा मुंडा ने की थी, और उन्होंने सुतिया पाहन को चुना था नेता। और सुतिया पाहन ने फिर आपको बाद में दिखेगा कि अच्छे 7 गढ़ में उनको बांटा, और फिर ये शासन अच्छे समय तक चला। फिर उथल पुथल हुआ, एंड देन बाद में आखिरी शासक जो मदरा मुंडा हुए, उन्होंने नागवंशी जो कह लीजिए कि पहले राजा हुए फणी मुकुट राय, उनको गद्दी पे बिठाया। तो ये रहा, कह लीजिए कि किस प्रकार से उस दौरान यहाँ पे मुंडाओं ने शासन किया। उसके कह लीजिए मुंडाओं की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसकी एक अलग सीरीज़ बनाएंगे हम, अलग सभी शासन व्यवस्थाओं के बारे में। ये बस ऐतिहासिक वीडियो है कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ तक समझ में आ गई बात। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नागवंशी शासन के बारे में, कि नागवंशी शासन कैसे चला, कौन कौन से राजा हुए, और कैसे इतने लंबे समय तक उनका चला, कौन कौन से बड़े बदलाव हुए उनके दौरान, वो हम समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में।
इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।